गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होगी। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 1498 के लगभग वास्को डी गामा के द्वारा हमारे केरल के कालीकट नामक स्थान पर आने के साथ ही जो भारत का जो यूरोप से समुद्री मार्ग है वह प्रारंभ हो जाता है। और इस तरीके से अब तक जो स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, हम देखते हैं अब वह व्यापार समुद्री मार्ग से भी प्रारंभ हो जाता है। अब ये अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जैसे कुछ बच्चों के द्वारा मुझे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से एक प्रश्न मेरा यह था कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक था, हमने बात की थी राजा दाहिर सेन के बारे में। राजा दाहिर सेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो एक स्थान का नाम था, आपको लूँ, स्थान का नाम रावर। रावर भी बोला गया इसको, रावर। सिंध के अंदर रावर नामक स्थान पर क्या हुआ था? राजा दाहिर सेन की क्या हुआ? युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। एक और प्रश्न पूछा था बच्चों ने, ये प्रश्न था शक संवत को लेकर कि सर भारत सरकार के द्वारा शक संवत कब प्रारंभ किया गया, कब हमारे स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा? तो वो था 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा ये दो फैक्ट थे जो हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन सब का उत्तर हम हमारे इस टॉपिक में देखेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया सर कुछ मोटिवेशनल भी बताएं। तो अगर मोटिवेशनल मैं बोलूं तो एक बात कहूँगा, एक शायरी के द्वारा मैं अपनी इस बात को कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि शौक कभी पाले नहीं जाते, शौक कभी पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने उछाले नहीं जाते। वापस से सुनिएगा, शौक कभी पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने कभी उछाले नहीं जाते, मंजिलें मिल जाती हैं कोशिश करने पर, मंजिलें मिल जाती है कोशिश करने पर, यूं ही हर बात किस्मत पर डाली नहीं जाती, यूं ही हर बात किस्मत पर डाली नहीं जाती। यानी मेरे कहने का मतलब है आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। तो इसी मोटिवेशनल बात के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हम बात करते हैं भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन की बात करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है, भारत की खोज जो वास्को डी गामा द्वारा बताई जाती है, वास्तव में देखा जाए तो भारत की खोज नहीं हुई थी, यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। और यह खोज 1498 के अंदर हम लोग देखते हैं वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा गया था। भारत की खोज तो हजारों वर्ष पहले ही हो चुकी थी। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारत की जो खोज है, समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो इसकी आवश्यकता अगर हम देखें इतिहास के अंदर तो थोड़ी सी इस घटना को हम वापस से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई यूरोपियन कंपनियों को, और यूरोपीय व्यापार के लिए क्या ऐसी मजबूरियां हो गई जिसकी वजह से उन्होंने समुद्री व्यापारियों को प्रोत्साहित, समुद्री जो नाविकों को क्या है प्रोत्साहित करना प्रारंभ हुआ कि वो नए नए स्थानों की खोज करें। तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ कुछ ऐसी आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई थी जिनकी पूर्ति किनके द्वारा की गई? समुद्री मार्गों की खोज करके की गई। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो हमारे सामने अगर देखा जाए
यह यूरोप का जो रोमन साम्राज्य है, अगर देखा जाए तो यह जो नक्शा है हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताता है। यह इतिहास का प्रसिद्ध है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। अब हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य के भाग के बारे में। तो एक हम देखते हैं इटली के अंदर रोम, इसकी राजधानी है रोम। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार होता जा रहा था, क्षेत्र बढ़ते जा रहा था, नई नई जातियां प्रजाति रोमन साम्राज्य में शामिल होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में इतने विशाल साम्राज्य को और उस प्राचीन समय की परिस्थितियों के अंदर और उस समय के साधनों के अकॉर्डिंग, यातायात के साधनों के अकॉर्डिंग इतने विशाल साम्राज्य को एक केंद्रित करना क्या था, संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में रोमन सम्राट ज़्यादातर रोम से बाहर रहता था। क्यों? इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण रोमन सम्राट को आवश्यकता महसूस हो गई एक अन्य राजधानी बनाने की। तो इसी के तहत रोमन सम्राट के द्वारा हम देखते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी के रूप में, पूर्वी रोमन साम्राज्य में हम देखते हैं सम्राट 330 ईस्वी के अंदर, 330 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं रोमन सम्राट है जिसका नाम है कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन के द्वारा क्या किया गया, बाइजेंटाइन साम्राज्य स्थापित किया गया और इसकी राजधानी थी कंस्टेंटिनोपल। राजधानी बनाई गई, सम्राट के नाम पर ही राजधानी बनी है जिसका नाम है कंस्टेंटिनोपल। इसी कंस्टेंटिनोपल को ही क्या बोला गया है, हम देखते हैं। इसी कंस्टेंटिनोपल को ही क्या बोला गया है, कुस्तुनतुनिया। और जब इसके ऊपर हम देखते हैं 29 मई 1453 का वर्ष, इसी वर्ष जब इसको अरबों के द्वारा जीत लिया गया, तुर्कों के द्वारा जीत लिया गया, तो इसका नाम परिवर्तित करके इस्तांबुल कर दिया गया। इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है। ठीक है, तो हमारे सामने एक कारण निकल के आया जिसकी वजह से क्या है, यूरोपीय विदेशी जो नाविक हैं उनके लिए नई नई खोज, नए नए स्थानों को ढूंढना ज़रूरी हो गया। उनके अंदर सबसे पहली जो बड़ी घटना थी, अगर कारण मैं बताऊं यहाँ पर, अगर कारण की बात करूं तो यहाँ पर पहला कारण आता है हमारे सामने 1453 ईस्वी के अंदर तुर्क, खासकर तुर्कों का उस्मानिया साम्राज्य के तुर्क शासक महमेद द्वितीय के द्वारा कंस्टेंटाइन या कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और यहीं पर इससे लड़ते हुए, कौन इसके लड़ते हुए, कुस्तुनतुनिया के शासक है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11th युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं सुल्जुक तुर्क जो हैं, इनके उस्मानिया साम्राज्य के शासक है महमेद द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया गया यहाँ पर, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। और इस अधिकार के साथ ही क्या हो गया, व्यापार बाधित हो गया। कौन सा, स्थल मार्ग का व्यापार बाधित हो गया, जिससे अब भारत
के साथ और भारत से आने वाली वस्तुओं का व्यापार पूरी तरीके से अरबों के नियंत्रण में हो गया। और इस तरीके से इस व्यापार के बंद होने की वजह से यूरोपियन लोगों को अत्यधिक महंगी कीमतों पर वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर हो, खासकर काली मिर्च और गरम मसाले जो हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से उन्हें प्राप्त होते थे। और ऐसी स्थिति में जब मध्यस्थता अरबों के द्वारा कर दी गई, जिससे इन वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक ऊंची हो गई, और ऐसी स्थिति में ज़रूरत महसूस की गई कि नए नए स्थानों को ढूंढा जाए ताकि अपने ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति कर दी जा सके। इसी को ध्यान में रखकर हम देखते हैं ये है कंस्टेंटाइन पोल बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसके ऊपर 1453 पर क्या हो गया, अधिकार हो गया है यहाँ पर किनका, तुर्कों का। तो इस तरीके से एशिया माइनर, एक तरफ तो क्या है यहाँ पर हम देखते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और एक तरफ है काला सागर। इनके बीच से क्या है, एशिया माइनर से ये व्यापार होता था। अब भारत से व्यापार के लिए उस समय क्या है, 2 मार्ग प्रचलित हैं। इनमें से जो पहला मार्ग जो प्रचलन में था वो था स्थल मार्ग। भारत में व्यापार हेतु प्रमुख 2 मार्ग। पहला मार्ग स्थल मार्ग। अब स्थल मार्ग का रूट अगर क्या देखें तो स्थल मार्ग का रूट ये कुछ इस तरीके से, यह स्थल मार्ग वही प्राचीन सिल्क मार्ग है, रेशम मार्ग, जिसको ही क्या बोला गया है, सिल्क रूट बोला गया है। अब ये जो सिल्क रूट था, यह सिल्क रूट, इस सिल्क रूट के पूर्वी भाग, या हम इसको बोल सकते हैं जो दक्षिणी भाग है, वह कहाँ, भारत आता था। और इसी सिल्क रूट का उत्तरी मार्ग, यह मार्ग भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक मार्ग कहाँ, चीन की तरफ जाता था, और दूसरा मार्ग कहाँ जाता था, भारत की तरफ आता था। अब अगर दूसरे मार्ग की मैं बात करूँ तो वो किस तरीके, किस रूट से चलता था, यूरोप से बाल्कन प्रदेश, यूरोप से बाल्कन प्रदेश से यह मार्ग आता था भूमध्य सागर और काला सागर से होते हुए एशिया माइनर से होकर ईरान, इराक और इनसे होता हुआ यह पहुंचता था हमारे अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से यह कंधार, और कंधार से ये कौन से, हमारे प्रसिद्ध दर्रे, खोबर दर्रा, खोबर से कुर्रम दर्रा, आगे का मार्ग यहाँ खोबर दर्रा, खोबर से आगे बढ़ते हैं तो आता है कुर्रम दर्रा। कुर्रम दर्रे के बाद में अगर अगले दर्रे की मैं बात करूं तो आता है हमारे यहाँ पर बेलन दर्रा। बेलन दर्रा के बाद अगला जो दर्रा आता है वो है गोमल दर्रा, और गोमल दर्रा से भारत के अंदर प्रवेश। तो ये मैंने आपको बताने की प्रयास किया है कि किस तरीके से क्या है ये सिल्क रूट कहाँ पहुँचता था, भारत। अब 1453 का वर्ष 29 मई 1453 ईस्वी के अंदर क्या हो गया है, कुस्तुस्तुनिया इस्तांबुल कंस्टेंटाइनपोल पर किसका अधिकार हो गया है, तुर्कों का अधिकार हो गया है। तो इस तरीके से अब ये स्थल मार्ग का व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में दूसरा मार्ग, हमने अभी भी बात की थी कि भारत के अंदर क्या हम देखते हैं, व्यापार के लिए 2 मार्गों की अगर हमारे सामने आते हैं, व्यापार हेतु 2 मार्ग, एक है स्थल मार्ग जिसका डिस्कशन मैंने अभी किया है, दूसरा आता है समुद्री मार्ग। अब उस समय तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, अब इसी खोज के तहत
हम देखते हैं, इसी खोज के तहत हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ स्थित है पुर्तगाल। इस समय पुर्तगाल के अंदर बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जो व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देते थे। उन्हें ये महसूस होता था कि उनके राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक मार्गों की खोज क्या है, फायदेमंद सौदा है और ज़्यादा व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। दूसरा, पुर्तगाल के शासक भी चाहते थे कि जो हम देखते हैं व्यापारिक मार्ग पर एक अधिकार रखा हुआ है, उस एक अधिकार को क्या कर दिया जा सके, हटाया जा सके और क्या कर सके, एक अन्य मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज की जा सके। इस समय पुर्तगाल के अंदर हम देखते हैं खगोल शास्त्र, समुद्री शास्त्र और भूगोल शास्त्र से संबंधित क्या है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थान बनी हुई है, जहाँ पर क्या है बहुत सारे छात्रों को क्या है, इन हम देखते हैं खासकर ज्योतिष शास्त्र, भूगोल शास्त्र और गणित से संबंधित क्या है जो पाठशालाएँ हैं, कॉलेज हैं स्थापित की गई। उनका क्या, उनमें यही उद्देश्य किया जा रहा है, इस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, ऐसे नाविकों का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके जो बड़े समुद्रों पर आसानी से क्या कर सकते हैं, मार्गों को खोजने की क्षमता रख सकते हैं, हवाओं को समझ सके, मानसूनी हवाओं को समझ सके, व्यापारिक हवाओं को समझ सके, आदि आदि हवाओं को समझ सके और एक सुगम मार्ग की खोज कर सकें। इसी के तहत हम देखते हैं कि पुर्तगाल का एक शासक है हेनरी। पुर्तगाल का शासक है हेनरी। पुर्तगाल का शासक इन्हें डॉन हेनरी भी बोला जाता था। इनकी एक उपाधि थी हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, यह इन्हीं की उपाधि। हेनरी द नेविगेटर ने बहुत प्रयास किया, बहुत से अपने यहाँ के नाविकों को बड़ी समुद्री यात्राओं के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें आवश्यक जहाज उपलब्ध करवाए, उन्हें आवश्यक राशन उपलब्ध कराया, प्रशिक्षण उपलब्ध कराया और उन्हें प्रोत्साहन दिया अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए और उनके स्वयं के लिए। इस तरीके से इस प्रोत्साहन, राज्य प्रोत्साहन की वजह से यह नाविक क्या हुए, अभिप्रेरित हुए और बड़े बड़े समुद्री और कठिन समुद्री यात्राओं के लिए अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने समर्पित कर दिया, जिसकी वजह से जिसका फल भी मिला पुर्तगाल को। आगे जाकर हम देखते हैं हेनरी द नेविगेटर के द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया। अब ये रास्ता था, हम देखते हैं अफ्रीका, यहाँ पुर्तगाल स्थित है और यहीं से लिस्बन शहर, इसी लिस्बन से हेनरी द नेविगेटर के द्वारा क्या है, कुछ लोगों को भेजा गया, खासकर अफ्रीका के इस महाद्वीप में भेजा गया था। वजह क्या थी? प्रारंभ में इस अफ्रीका के महाद्वीप में भेजने का एक ही कारण था, दासों का व्यापार और सोने की खोज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त किया जा सके, सोना और ज़्यादा से ज़्यादा दास प्राप्त किए जा सके, जिनसे वो भी समृद्धि प्राप्त कर सकें। तो प्रारंभ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ समुद्री यात्रियों को भेजा गया और यह समुद्री यात्री अफ्रीका के किनारे किनारे आगे तक बढ़ते गए और इसी हम देखते हैं सीक्वेंस के अंदर आगे जाकर एक पुर्तगाली यात्री हैं जिसका नाम है बार्थोलोमिया डायस। वर्ष है 1487। इसके द्वारा अफ्रीका के इस हिस्से तक की यात्रा कर ली गई और खोज लिया गया। यहाँ अत्यधिक तूफान आते थे, इसलिए इसे तूफानी अंतरिक्ष भी बोला गया। अब जब ये खोज लिया गया, इससे बड़ी आशाएं लगा दी गई, तो इसकी वजह से इसी को नाम दिया गया कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष, इसी को ही बोला जाता है। आशा अंतरिक्ष, कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का यह किनारा, दक्षिणी किनारे का छोर,
कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। किसके द्वारा खोजा गया? बार्थोलोमियो डायस के द्वारा खोजा गया, 1487 में खोजा गया। अब यह सफलता मिली। इस समय तक हेनरी द नेविगेटर की मृत्यु हो चुकी थी और इस समय पुर्तगाल का शासक था जॉन द्वितीय। इस समय पुर्तगाल का शासक है जॉन द्वितीय, जॉन सेकंड। एक और इसी समय की एक घटना है, हम देखते हैं 1492 के अंदर एक स्पेनिश यात्री है जो क्या है, भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन इसी खोज के प्रयास में कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका पहुँच जाता है। हम पढ़ते हैं कोलंबस के बारे में, जिसने 1492 में समुद्री मार्ग की खोज की थी, अमेरिका तक पहुँचने की, नई दुनिया जिसको बोला जाता है, इसकी खोज कर ली गई थी कोलंबस के द्वारा। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है जानकारी के लिए कि क्या सबसे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है, तो अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? कुछ हमारे दिमाग में ये प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको। एक हम देखते हैं, एक इटालियन नाविक है जिसका नाम है अमेरिगो वास्पूची। इस अमेरिको वास्पूची के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अमेरिका की विस्तृत खोज की जाती है, लेकिन एक जर्मन भूगोलवेता के द्वारा क्या कर दिया जाता है? भूगोलवेता के द्वारा किसका नाम, अमेरिका का नाम उसी यात्री के नाम पर रख दिया जाता है, अमेरिका। वास्तव में उसे बहुत बाद में पता चला कि इसकी खोज कोलंबस ने की थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं अमेरिका का नाम एक समुद्री व्यापारी के नाम से, हम देखते हैं नाविक के नाम से पड़ा है, अमेरिको वास्पूची। चलिए, ये एक जानकारी हमारी यहाँ पर विस्तृत हुई। आगे बढ़ते हैं हम बार्थोलोमियो डायस के बारे में, जिसने 1487 के अंदर हम देखते हैं किसका इसने खोज कर ली। इसने कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली। अगर मैं बात करूं कैप ऑफ गुड होप की बात करूं, तो हम देखते हैं बार्थोलोमियो डायस के बाद में इस पूरे स्थान के अंदर अगर मैं देखूं, अब हमारा जो कोलंबस वास्को डिगामा है, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। यहाँ से 1400 हम देखते हैं 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 के अंदर समुद्र यात्री जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के सम्राट का क्या था? एक हम बोल सकते हैं कि एक सामंत के परिवार से संबंध रखता था। और वास्को डी गामा हम देखते हैं पुर्तगाल के अंदर ही यह शिक्षा प्राप्त करता है कि भूगोल की शिक्षा प्राप्त करता है और खगोल की शिक्षा भी प्राप्त करता है और गणित की शिक्षा भी प्राप्त करता है। इन शिक्षाओं को कंप्लीट करने के बाद क्या कर दिया जाता है? राज दरबार में इसे अच्छा पद दे दिया जाता है और बाद में जॉन द्वितीय के द्वारा इसे यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह क्या है, भारत से संबंधित समुद्री मार्ग की खोज करे। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ 117 यात्रियों के साथ रवाना होता है। कहाँ से? लिस्बन से रवाना होता है। और लिस्बन से रवाना होने के साथ साथ ही यह कहाँ पर आ जाता है? हम देखते हैं वास्को डी गामा इसके साथ साथ बढ़ता है और अफ्रीका के इन भागों की तरफ आगे बढ़ते हुए कैप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाता है। वास्को डी गामा की यहाँ से लेकर कैप ऑफ गुड होप तक की जो यात्रा है, यह काफ़ी कठिन यात्रा है। 3 माह का समय लग जाता है और यहाँ से यह 16 दिसंबर तक कहाँ पहुँच जाता है? कैप ऑफ गुड होप पहुँच जाता है। अब यहाँ जब ये कैप ऑफ गुड होप पहुँचता है तो कुछ समय बाद ही उसे पता चलता है कि क्या है, ईसाई कम्युनिटी का जो सबसे पवित्र त्यौहार है, ईसा मसीह के जन्म का त्यौहार नज़दीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस जगह को ये क्या नाम देता है? नाटल नाम देता है। नाटल का अर्थ होता है ईसा का जन्म।
ठीक है। और इसके साथ ही क्या है, आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं यह पहुंचता है मोजाम्बिका। मोजाम्बिका यहाँ के मुस्लिम सुल्तान के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वास्को डी गामा पहली बार यहाँ अपने आप को एक मुस्लिम के रूप में कन्वर्ट कर सुल्तान के दरबार में उपस्थित होता है तथा सुल्तान को यह आश्वासन देता है कि मैं पुर्तगाल के शासक का क्या हूँ, एक सामंत हूँ और प्रतिनिधि हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मैं ये समुद्री यात्रा कर रहा हूँ, ईसाइयों की खोज कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे लगता है कि स्थिति गड़बड़ है तो वो यहाँ से भाग निकलता है और आगे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये मोम्बास पहुँचता है। मोम्बास, यहाँ पर इसे कुछ व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, बड़ी मुश्किल से यह अपनी जान बचाकर आगे मलिंडी पहुँच जाता है। अब मलिंदी और मोम्बासा के जो सुल्तान थे उनके अंदर आपस में शत्रुता ही होता है, लेकिन यहीं पर इसे जानकारी मिलती है अब्दुल मजीद के बारे में। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी है। गुजराती व्यापारी जो यहाँ पर व्यापार के सिलसिले में आता है, यह पथ प्रदर्शक का काम करता है। पथ प्रदर्शक का काम करता है, नेविगेटर का काम करता है अब्दुल मजीद। और इसी अब्दुल मजीद को मलिंदी से अपने साथ में लेकर हम देखते हैं वास्को डी गामा आगे की समुद्री यात्रा प्रारंभ करता है। और कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से यह अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर से होता हुआ हिंद महासागर के हम देखते हैं आगे बढ़ता है और हमारे मालाबार तट के कालीकट के कडप डब्बू नामक बंदरगाह पर 20 मई 1491 को पहुंच जाता है। 20 मई 1491 को पहुंच गए हैं कौन, वास्को डी गामा। यहीं पर क्या होता है, यहाँ का शासक है जिसका नाम है समुद्री जेमोरिन के द्वारा, शासक का नाम है समुद्री जेमोरिन, इसकी उपाधि है के द्वारा क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है वास्को डी गामा का। और आशा की जाती है कि बदले में वास्को डी गामा क्या करेगा, एक व्यापारी के रूप में क्या है, सुल्तान को कुछ ना कुछ, जो जेमोरिन शासक है इसको कुछ ना कुछ क्या देगा, उपहार देगा। लेकिन बेचारे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम उसे 11 महीने का समय लग जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर इन कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ता है और इसके पास किसी तरह का ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, जिससे नाराज़ भी होता है जेमोरिन। लेकिन इन सब स्थितियों के होते हुए भी जब वास्को डी गामा अपने साथ बहुत सारे हम देखते हैं मसाले अपने साथ लेकर कहाँ जाता है, वापस अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है। लेकिन वापस इसकी जो यात्रा है बड़ी कष्टमय होती है, क्योंकि जिस समय ये आ रहा था उस समय इसे हम देखते हैं मलिंदी से हम देखते हैं मालाबार तट तक पहुंचने में केवल 23 दिन ही लगते हैं, क्योंकि यह टाइम क्या था, अप्रैल मई का टाइम था। इस समय समुद्र क्या है, थोड़ा शांत था। लेकिन बाद में हम देखते हैं मानसूनी हवाएं वगैरह क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इन मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने की वजह से
क्या होता है, यह जो पूरा का पूरा जो एरिया है क्या है, मुश्किल हो जाता है इसके लिए समुद्री यात्रा। और यही यहाँ पर ऐसे क्या है 137 दिन का क्या है टाइम पीरियड लग जाता है, बड़ी मुश्किल से होता हुआ, और तूफानों का सामना करते हुए, समुद्री डाकुओं का सामना करते हुए बचते बचाते हैं। इसके पास केवल 55 व्यक्ति ही शेष रहते हैं और ये बड़ी मुश्किल से कहाँ पहुँच पाता है, वापस पुर्तगाल पहुँच पाता है। तो इस तरीके से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई वास्को डी गामा के लिए। यह घटना एक युगांतरी घटना थी। इस घटना के साथ ही साथ अब भारत में व्यापार प्रारंभ हो गया समुद्री मार्ग से, और इस समुद्री मार्ग ने खासकर यूरोपीय कंपनियों के लिए, यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर ला दिया। और हम देखते हैं पहले, सबसे पहले पुर्तगाली, और अगर देखा जाए कि भारत के ऊपर अगर मैं बात करूं, कंपनियों के आगमन की बात करूं भारत में, आगमन ये टॉपिक है हमारे सामने। अगर इस सीक्वेंस में मैं बात करूं तो सबसे पहली जो कंपनी हमारे सामने आती है वो आती है पुर्तगाल, पुर्तगाली। उसके बाद अगर 2 नंबर में बात करूं तो डच, और तीसरे अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज, और चौथा अगर मैं बात करूं तो डेनिस, और चौथे, और पांचवा अगर करूं तो फ्रांसीसी। तो ये पांचों कंपनियों का सीक्वेंस है। बहुत सारे प्रतियोगिता के जो एग्जाम के अंदर हम देखते हैं ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन सी कंपनियों का सीक्वेंस बताइए कि कौन सी कब आई। तो ये भी हमारे सामने एक कहाँ पर टॉपिक क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाल है, उसके बाद डच है, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस आए, और फिर फ्रांसीसी आए। अब एक फैक्ट और आ जाता है कि हम देखते हैं अंग्रेज यहाँ पर, डच पहले आए, अंग्रेज बाद में आए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी है। हम पढ़ते हैं 31 दिसंबर 1599 किसका चार्टर बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर बना है। और वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कब, 1602 ईस्वी के अंदर बना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर देखा जाए डचों का आगमन भले ही अंग्रेजों से पहले हुआ, लेकिन उनकी जो कंपनी है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बनी है। तो ये हमारा फैक्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके आगमन के समय की बात करूँ, सबसे पहले हमारे सामने पुर्तगाली, इनसे संबंधित अगर कुछ मैं बात करूं तो हमने पढ़ लिया अब तक 20 मई, कहीं कहीं ये 17 मई भी मिलती है तथी, तो आप देख लीजिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा जब वापस चला जाता है उसके बाद 1500 ईस्वी के अंदर पुर्तगाल से भेजा जाता है दूसरा दल जो पेड्रो डी कैब्राल के नेतृत्व में आता है।
इस समय इसके साथ 13 जहाज हैं और इसी समय इसका संघर्ष होता है अरबी व्यापारियों के साथ। अरबी व्यापारियों के साथ संघर्ष होता है। इस संघर्ष में विजयी होता है कैब्राल और पूरी तरीके से पराजित कर देता है इन अरबी व्यापारियों को। आगे हम देखते हैं 1502 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं फिर से भेजा जाता है वास्को डी गामा को भारत। इस तरीके से वास्को डी गामा भारत 3 बार आया है। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 ईस्वी के अंदर आता है और तीसरी बार हम देखते हैं 1524 में आता है, 1524 ईस्वी में आता है। और 1524 ईस्वी में ही दिसंबर के अंदर इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। आज भी कोचीन नामक स्थान पर इसकी कब्र बनी हुई है। वास्को डी गामा की मृत्यु यहीं हुई है और यहीं उसको दफन कर दिया गया। 1502 के बाद जो अगला जो दल है, अब पुर्तगाल की नीतियां परिवर्तित होनी यहाँ पर प्रारंभ हो गई और यहाँ पर व्यापार और राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए हम देखते हैं पुर्तगाल के शासक के द्वारा पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। और अब भारत में पुर्तगाल के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर की नियुक्ति, और यह 3 वर्ष के लिए की जाती थी। इसी तरीके से सबसे पहले गवर्नर बनाकर हम देखते हैं 1505 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं अल्फेंसो डी अल्मेडा को भेजा जाता है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फेंसो डी अल्मेडा। अब अल्फेंसो डी अल्मेडा के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थी। इसने दीवा को जीता। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, दुर्ग बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। हम देखते हैं केरल, कोचीन, सबसे पहले हम देखते हैं कोचीन के अंदर ही इनके द्वारा पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी, जिसको ये कोठी बोलते हैं, आधुनिक समय की फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है, कोचीन के अंदर की गई है। और पहली कोचीन के अंदर और दूसरी हम देखते हैं कन्नानूर नामक स्थान पर की गई है दूसरी व्यापारिक कोठी। तो इस तरीके से हम देखते हैं अल्फेंसो डी अल्मेडा का उद्देश्य क्या है। भारत के अंदर हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी करता है। दीवा नामक स्थान को जीतने के लिए, दमन दीव नामक स्थान को जीतने के लिए यह 3 संयुक्त शक्तियों को पराजित करता है। इनके अंदर 3 संयुक्त में एक है मिस्र की शक्ति, दूसरी है तुर्की और तीसरी है गुजरात। यहाँ तीनों की सेनाओं को क्या करता है, पराजित करने का काम कर देता है कौन, अल्मेडा। और इस तरीके से दीवा पर भी क्या हो जाता है, इसका अधिकार होता है। अब अल्मेडा के द्वारा ही शांत जल की नीति की शुरुआत की जाती है। और इसके साथ साथ ही इसी नीति को हम देखते हैं, नीले पानी की नीति भी इसी को ही बोला जाता है। नीले पानी की नीति किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, हम देखते हैं अल्फेंसो डी अल्मेडा के द्वारा की गई थी। अब ये नीति थी क्या, इस नीति के तहत भूमि के स्थानों को की बजाय प्रमुखता दी गई थी समुद्री स्थान को, और समुद्र पर एकाधिकार स्थापित किया गया था। और इसी एकाधिकार को स्थापित करने के लिए ही इस नीति का अनुसरण किया गया था, जिसे नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति से हम जानते हैं। आगे हम देखते हैं यही अल्मेडा के द्वारा और भी बहुत सारे स्थानों को क्या किया गया, अपने अधिकार में किया गया। आगे जाकर हम देखते हैं अल्बुकर्क करके
और जो है गवर्नर को भेजने का काम किया जा रहा है पुर्तगाल सरकार के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया जाता है हम देखते हैं। 1510 ईस्वी के लगभग बीजापुर के शासक हैं, ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न एग्जामों में रिपीट हुआ है। बीजापुर के सुल्तान हैं यूसुफ आदिल शाह, जिनको पराजित करके पुर्तगाली गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। यानी हम देखते हैं कुछ ही समय के अंदर इन पुर्तगालियों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया जाता है, दुर्गों का निर्माण कर दिया जाता है। और हम देखते हैं भारत के पश्चिमी जो समुद्री तट हैं इनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है। आगे देखते हैं हम इनके द्वारा कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं जिन्हें हम काफिलों की व्यवस्था भी कहते हैं, कार्टेज व्यवस्था भी बोलते हैं। कार्टेज व्यवस्थाओं के तहत अगर किसी भी समुद्री व्यापारी को क्या है अपना माल एक स्थान से अन्य देशों में पहुंचाना है तो उसके लिए उन्हें पुर्तगाली कार्टेज को खरीदना ज़रूरी था। और ये पुर्तगाली जो सैनिक जहाज़ हैं ये उन व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने का काम करेंगे, बदले में उनको कार्टेज खरीदना पड़ेगा। हम देखते हैं अकबर के द्वारा भी पुर्तगालियों को क्या दिया गया था, यह कर देने का, समुद्री कर देने का काम किया गया था। जब अकबर कम्बो जाता है, हम यह भी आगे देखेंगे अपने आने वाली क्लासों के अंदर। तो हमने देखा आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो रही थी जिसकी वजह से विदेशी जो कंपनियां हैं, खासकर यूरोपियन कंपनियां, जब 1453 के अंदर हम कुस्तुस्तूनिया पर अधिकार देखते हैं किनका, तुर्कों को, तो उसके बाद से यूरोप छटपटा रहा है कहाँ अपने व्यापारिक स्थानों को या व्यापारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। यही बात है। अगर देखा जाए तो भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्रिक मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा के द्वारा। और भारत की खोज या भारत का व्यापार अगर हम देखें प्राचीन काल में भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। हम ईस्वी 100 के लगभग हम प्लिनी के उदाहरण देखते हैं जिसमें प्लिनी दुख प्रकट करता है कि उनके देश का अत्यधिक सोना कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। और उनके देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम देखते हैं भोग की वस्तुएं क्रय कर रहे हैं, कहाँ से, भारत से। इसके लिए प्लिनी दुख प्रकट करता है अपनी पुस्तक के अंदर और ये वर्णन करता है कि किस तरीके से क्या है ये रोम का जो सोना है वो कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। तो इसके हमें प्रमाण मिल जाते हैं। तो इस तरीके से प्राचीन समय से क्या था, भारत का व्यापार यूरोप के साथ स्थल मार्ग से चल रहा था। लेकिन पहली बार हम देखते हैं 1498 के अंदर क्या किया गया था, यह समुद्री मार्ग की खोज की गई। इसलिए यह प्रश्न तो खड़ा होता ही नहीं है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, बल्कि यह बात जरूर हमें समझनी की चाहिए कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है, वास्को डी गामा के द्वारा की गई है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक के लिए अच्छी होगी। और इसी के तहत क्या है, मैं आज मेरी क्लास को यहीं संपन्न करता हूँ। और आप लोगों से यह मेरा अनुरोध है कि आप मुझे इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए और आपके इसी प्रोत्साहन से मैं और भी अच्छी जानकारियों से जुड़े हुए और ज्ञानवर्धक और ऑथेंटिक सोर्सेस से क्या है आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है कुछ फैक्ट्स को लेकर अभी अगर किसी व्यूवर्स के अगर कुछ हो तो आप मुझे भेजिए और मैं उनको बिल्कुल अपने किसी भी क्लास के अंदर क्या है फिर से एक बार आप लोगों को उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का काम करूँगा। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि क्या है आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी किसी की जो अल्प जानकारी है, मैं उस अल्प जानकारी को पूर्ण करने का काम करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाने का काम करूं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।